गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने स्वतंत्र अफ्यून का नियम पढ़ा था और स्वतंत्र अफ्यून का जो नियम है उसमें हमने पढ़ा था कि जब दो या दो से अधिक विप्यासी यानी दो या दो से अधिक विप्यासी लक्षणों वाले विप्यासी लक्षण भी हैं और लक्षण अब दो हैं। हमने दो या दो से अधिक भी करा सकते हैं। यहाँ दो लक्षणों की बात हो रही है, एक पीले और हरे ये एक लक्षण हो गया और गोलाकार और झुर्रीदार ये दूसरा लक्षण हो गया। तो दो या दो से अधिक विप्यासी लक्षणों वाले पादपों के मध्य जब संकरण कराया जाता है तो एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात प्रत्येक युग्म विकल्पी स्वतंत्र रूप से व्यवहार करता है। यही स्वतंत्र अफ्यून का नियम है, यानी प्रत्येक युग्म विकल्पी होगा वो एक ही प्रकार के पादपों की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार होगा, अन्य पर किसी भी प्रकार से प्रभाव नहीं डालेगा। तो हमने इस प्रकार का एक ब्लॉक आरेख बनाया था। ठीक है, ये जो ब्लॉक आरेख है इसमें आप अच्छे से देख सकते हो कि हमें पीले गोलाकार पीले गोलाकार पीले गोलाकार इस प्रकार के पादप प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो पीढ़ी है ये पीढ़ी आ जाती है हमारे F2 पीढ़ी, क्योंकि ये F1 पीढ़ी थी तो ये पीढ़ी आ जाती है F2 पीढ़ी, यानी ये दूसरी पीढ़ी आ गई। ठीक है, अब हम F2 पीढ़ी में क्या करेंगे, यहाँ पर जितने भी लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप बन रहे हैं उनको हम लिखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं लक्षण प्ररूप। चलिए लक्षण प्ररूप लिखते हैं अपन। कैसे लिखेंगे, इस टेबल को बिल्कुल सामने रखेंगे अपन ताकि हमें इससे पता रहे कि क्या क्या लिखना है। ठीक है, चलिए अब हम सबसे पहले लिखते हैं लक्षण प्ररूप। ओके, लक्षण प्ररूप में ये देखा जाता है, देखिए जब पौधा लंबा और बौना था तब हम ये देख रहे थे कि लंबा अनुपात बौना, लेकिन अब बात लंबे और बोने की नहीं हो रही है, अब बात हो रही है पीले गोलाकार। चार प्रकार की कंडीशन प्राप्त हो रही है हमें यहाँ पे। देखो एक तो पीले गोलाकार, ये भी पीले गोलाकार, चार पीले गोलाकार, इसके बाद पीले झुर्रीदार। ठीक है, पीले गोलाकार और पीले झुर्रीदार और कैसे कैसे प्राप्त हो रहे हैं, हरे गोलाकार और हरे झुर्रीदार। चार प्रकार के पादप हमें यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं। तो चारों का हम लिखेंगे, पहले लिखेंगे पीला गोलाकार, पीला गोलाकार अनुपात। दूसरा लेंगे हरा गोलाकार, हरा गोलाकार। तीसरा लेते हैं पीला झुर्रीदार, और चौथा ले रहे हैं हरा झुर्रीदार, हरा झुर्रीदार मैंने शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर इनको काउंट करना पड़ेगा कि कौन से वाले कितने हैं। तो काउंट करके देखते हैं कि भाई कितने कौन से प्राप्त हो रहे हैं, इससे अपने को आइडिया लग जाएगा कि इनका क्या अनुपात है। ठीक है, चलिए पीला गोलाकार है उनको काउंट करते हैं। तो देखो 1 2 3 4, उसके बाद में 5 6 7 8 9 प्राप्त हो रहे हैं पीले गोलाकार, यानी 9 अनुपात। हरा गोलाकार, तो हरा गोलाकार देखते हैं, हरा गोलाकार 1 2 3 हो रहे हैं हरे गोलाकार। अब देखते हैं पीला झुर्रीदार, तो पीला झुर्रीदार पहले दो में नहीं है, ये रहा यहाँ पर पीला झुर्रीदार 1 2 3 हो रहे हैं पीला झुर्रीदार। और फोर्थ नंबर पे आ रहा हरे झुर्रीदार, तो हरे झुर्रीदार कितने, देखो फर्स्ट लाइन में नहीं है, यहाँ पे नहीं है, हरे गोलाकार हरे झुर्रीदार एक ही है। तो ये हो गया 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1। ये तो क्या प्राप्त हुआ, लक्षण प्ररूप प्राप्त हुआ। अब हमें लिखना है जीन प्ररूप। यहाँ जीन प्ररूप निकालना थोड़ा मुश्किल का काम है, फिर भी देखना कोशिश करना इसको समझने की। जीन प्ररूप, और जीन प्ररूप में मैंने आपको कहा था कि ये देखा जाता है समयुग्मजी लंबा, या फिर यहाँ पर समयुग्मजी गोलाकार है, समयुग्मजी झुर्रीदार है, ऐसे। लेकिन अब हिंदी में ऐसे लिखेंगे समयुग्मजी तो ये बहुत बड़े हो जाएंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, ये इन्हीं का अनुपात लेना पड़ेगा। पिछली बार मैंने आपको बताया था जब समयुग्मजी लंबा और बौना है तो उसको कैपिटल टी टी अनुपात स्मॉल टी टी का अनुपात भी लिखा
जा सकता है। तो वैसे इनका अनुपात लिखने की कोशिश करेंगे। अब इनका अनुपात कैसे लिखेंगे, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान से देखिएगा। इनका अनुपात लिख रहे हैं हम। देखो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि किस किस टाइप के हमें युग्म विकल्पी प्राप्त हुए हैं। तो देखो पहला तो ये इस टाइप का प्राप्त हुआ है, यानी कैपिटल वाई वाई कैपिटल आर आर, ये वापस रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए एक तो इस टाइप के प्राप्त हुए, और दूसरा ये कैपिटल वाई वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, तीसरा ये और चौथा ये, ठीक है। अब हमें बिल्कुल ध्यान से देखना है, रिपीट नहीं होना चाहिए। चलिए अगला लेते हैं, क्या ये आ गया कैपिटल वाई वाई कैपिटल, ये आ गया है, ये देखो ये जो है ना ये आ चुका है, तो इसको हमें नहीं लेना। अगला ये देखो ये आया है क्या, नहीं आया, तो इसको लिखना कैपिटल वाई वाई स्मॉल आर आर, ठीक है। चलो और कौन सा आया, ये देखो कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल वाई स्मॉल आर आ चुका है, नहीं लिखना है। ये देखो ये आया क्या, कैपिटल वाई स्मॉल वाई और स्मॉल आर आर, नहीं आया, तो ये लिख देंगे अपन कैपिटल वाई स्मॉल आर आर। आगे लेते हैं अनुपात। चलो ये देखो कैपिटल वाई स्मॉल वाई और आर आर, तो ये आया क्या, बिल्कुल आ चुका है, तो ये अपने को नहीं लिखना। ये देखो एक बड़ा एक छोटा, ये भी आया हुआ है, नहीं लिखना है। ये देखो दोनों छोटे, ये नहीं आया है, तो स्मॉल वाई वाई कैपिटल आर आर, ठीक है। यहाँ पर देखो दोनों छोटे हैं और एक बड़ा एक छोटा है, तो ये भी नहीं आया है, तो ये अनुपात। ये देखो ये आ चुका है, ये देखो आया क्या, ये भी आ चुका है, ये रहा। ये देखते हैं, ये अभी जस्ट लिखा हमने, और ये नहीं आया है, ठीक है। चलिए ये हो गया हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 प्रकार के हमें प्राप्त होने चाहिए, ठीक है। चलो अब देखते हैं आगे कि इसमें किस टाइप के हमें काम कैसे करना है इसका। देखो अब अच्छे से यहाँ पे ध्यान से देखना। अब देखो इसके अंदर कि कैपिटल वाई वाई कैपिटल आर आर कितने हैं, तो देखो एक तो ये रहा, और है क्या कहीं, और है क्या ढूंढो, मतलब चारों बड़े होने चाहिए, चारों बड़े और कहीं नहीं है, तो इसको लिखेंगे एक, क्योंकि एक बार ही आया है अनुपात। अब देखो कैपिटल वाई वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये कितनी बार आया है, तो एक तो ये आ गया, एक यहाँ पर, फिर एक देखो और कहाँ पे आया, दो, 2 बार हो गया, और देखो कहाँ है, और कहीं नहीं है, तो 2 बार आया ये। चलो तीसरा ये वाला, ठीक है। चलिए ये हो गया अपना, ये हो गया। अब तीसरा ये लेते हैं, ठीक है। कैपिटल वाई स्मॉल वाई और बड़ा आर आर, एक तो ये रहा, और बड़ा आर पीछे कहाँ कहाँ है, देखो एक यहाँ है, तो एक हो गया, 2 हो गया, तो और ये नहीं है, 2, ये भी 2, ये भी हो गया। तीसरा लो, एक बड़ा एक छोटा वाला, तो एक बड़ा छोटा, एक तो ये रहा, उसके बाद 2 3 4 4 है ये। चलो ये भी हो गया। अब ये लेते हैं, दोनों स्टार्टिंग के बड़े बाकी सब छोटे, तो देखो ऐसा कहाँ है, एक तो ये रहा एक, उसके बाद में और कहीं नहीं है, एक ही है, तो ये भी हो गया। चलो अगला लेते हैं, केवल वाई बड़ा बाकी सब छोटे, तो केवल वाई बड़ा बाकी सब छोटे, एक तो ये रहा, ठीक है, दूसरा 2, एक ये रहा, 2 है ये। चलो तीसरा ये वाला लेते हैं, स्टार्ट के दोनों वाई छोटे, तो स्टार्ट के दोनों वाई छोटे और आर बड़े, एक तो ये रहा, और कहीं नहीं, एक ही है ये, ठीक है, और एक ये, दोनों वाई छोटे, एक आर बड़ा एक छोटा, तो एक तो ये भी नहीं, ये रहा एक, उसके बाद ये रहा 2, और लास्ट में ये जो एक ही है, ठीक है भाई। ये हमें क्या प्राप्त हो गए, इनके जीन प्रयोग। थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन इसको अगर हमने समझ लिया अच्छे से तो फिर कोई डिफिकल्ट नहीं है, आराम से इनको अपन
बना सकते हैं, इनको कर सकते हैं। ठीक है, अब आप इनको अच्छे से करने की प्रयास करें, कोशिश करें इनको, जैसे मैंने बनाया आप भी बनाएं वैसे। ठीक है भाई, चलिए। तो यहाँ पर ये जो स्वतंत्र अफ्यून का नियम है, ये नियम यहीं पर हो जाता है फिनिश। ठीक है, तो स्वतंत्र अफ्यून का नियम जो है ये हमने कम्प्लीटली पढ़ लिया है। अब आगे का काम जो है वो अपन शुरू करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक पॉइंट और आता है। अब पॉइंट ये आता है, लास्ट वाला जो रूपरेखा का लास्ट पॉइंट था, कि मैं नंबरिंग देख लेता हूँ एक बार, मैं रूपरेखा बनाई थी। तो लास्ट पॉइंट 6 है, वंशागति के नियमों का महत्व। तो छठा पॉइंट हम करेंगे शुरू। छठा पॉइंट लिखेंगे, वंशागति के नियमों का महत्व। चलिए, मैं टाइम के हिसाब से मैं एक बार एक लिख देता हूँ इनको, फिर अपन आराम से समझ लेंगे। ठीक है भाई, चलिए, जैसा कि मैंने ये नोट्स तैयार कर दिए हैं, तो इन नियमों को क्या है एक बार समझ लीजिए, इनके क्या महत्व है। पहली बात तो ये है कि सजीवों के प्रभावी लक्षण होने चाहिए जिससे हानिकारक जीन अप्रभावी होने के कारण संतति पीढ़ी को प्रभावित नहीं करे। यानी प्रभावी लक्षण जो होते हैं वो उपयोगी होते हैं और अप्रभावी लक्षण होते हैं वो अनुपयोगी होते हैं। तो हमें कैसे लक्षण चाहिए? प्रभावी लक्षण होने चाहिए। तो प्रभावी लक्षण होंगे तो अप्रभावी लक्षण जो कि हानिकारक लक्षण है वो अप्रभावी होने के कारण संतति के अंदर नहीं होंगे। तो पहला महत्व ये हो गया। दूसरा महत्व, इन नियमों से ही जीन संकल्पना की पुष्टि होती है। यानी पादपों के अंदर जीन होते हैं, जीन ही एक लक्षण को नियंत्रित करते हैं, इस बात की पुष्टि होती है किन से? वंशागति के नियमों से। अगला है, संकरण विधि से अनुपयोगी लक्षणों को हटाया जा सकता है। जो लक्षण हमें लगे कि ये पादप को प्रभावित कर रहा है और हानिकारक है, उसको हम हटा भी सकते हैं जीन संकल्पना द्वारा। और लास्ट है, इन नियमों से रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले पादपों की किस्में तैयार की जा सकती हैं जिससे अधिक उत्पादन हो। यानी रोगों से लड़ने वाली क्षमता भी उन पादपों के अंदर तैयार की जा सकती है। ठीक है भाई, चलिए, कल ये चैप्टर जो है या फिनिश हो जाता है। कल हम नेक्स्ट क्लास में जो है इसके कुछ बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन और अन्य प्रकार का जितने भी चुटपुट क्वेश्चन बनेंगे होमवर्क के लिए वो मैं आपको दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।